दोस्तों नमस्कार। वेस्ट नमस्ते। बंगाल में बहुत बड़ी बात हुई है। ममता बनर्जी का जो कालीघाट के अंदर घर है वहां पे सीआईडी ने रेड कर दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी इस टाइप का एक्शन लेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। वैसे भी दिख रहा है जब से शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, उन्होंने बड़े-बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए, बड़े कॉन्फिडेंस से एक्शन ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि जहांगीर खान को तो अरेस्ट कर लिया बॉर्डर से, अभिषेक बनर्जी को भी अरेस्ट करेंगे, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि ममता बनर्जी के घर पे भी रेड होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस हैं और मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा शुभेंदु अधिकारी को, जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया देश की सुरक्षा को नजर में रखते हुए। आपको याद होगा कि यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के अंदर विजिट किए थे मार्को रूबियो, और उस टाइम पे जाने वाले थे, मिलने की कोशिश कर रहे थे ममता बनर्जी से, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उस टाइम पे दिल्ली आ गए तो उनकी मीटिंग नहीं हुई। और इससे पूरे वर्ल्ड को क्लियर हो गया कि यूएस क्या सीआईए पीछे थी ममता बनर्जी की जीत के, क्यों जीतेगी तो देश को तोड़ दिया जाएगा। और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी के घर पे जो अटैक हुआ उस पे क्या हुआ। और हमारे साथ बैठे हैं शोभिक रॉय, जो एक एनजीओ भी चलाते हैं और नमस्ते। बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं वेस्ट बंगाल के अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। शोभिक, ममता बनर्जी के घर पे रेड कर दी इन्होंने, इस पे आप क्या कहेंगे? नमस्ते सुध सर और हमारे श्रोताओं को भी सबको नमस्कार। सर ये एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट था कल शाम को हुआ है ये कि ममता बनर्जी के कालीघाट के घर पे और उनके घर के मतलब कंपाउंड में जो टीएमसी का भी ऑफिस था, तो वहाँ पे सीआईडी जो स्टेट सीआईडी है वो पहुंची सेंट्रल फोर्सेस के साथ। और रेड रेड और उनके पास नोटिस था कि मतलब उनका घर चेक करने के लिए। बिकॉज बैकग्राउंड जो मीडिया बता रही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को जो आपको आपको पता ही है कि जब इलेक्शंस खत्म हुए 6 तारीख को इन्होंने एक एलओपी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम उन्होंने भेजा था, इसी ऑफिस से अभिषेक बनर्जी ने भेजा था। और उसको लेके सारे एमएलए ने क्लेम किया था कि ये फॉर्ज सिग्नेचर के साथ सबमिट किया गया है और उन लोग अग्री नहीं किया, जिसके बाद ही वो बवाल शुरू हुआ। दो जनों ने मीडिया में आए, दो एमएलए, और फिर ये अलग हो गए। करीबन मतलब 60-61 एमएलए अलग हो गए। तो इस केस में सीआईडी ने और कोलकाता पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को मतलब जो अपना ड्यू इंटेलिजेंस के बाद उन्होंने मतलब नोटिस भेजा था, जिनको लेके उनको हाजिरी देना था इन द सीआईडी ऑफिस। और जिसका टाइमलाइन था कल शाम को 5 बजे तक, मगर वो आए नहीं। तो इसी बेसिस पे फिर सीआईडी ने उनके घर पे रेड किया। और एक रिपोर्ट तो ये बताती है कि मतलब इन द प्रिटेक्स्ट के उनके साथ बात करने के लिए। दूसरा ये था कि जो ये सिग्नेचर जमा किए गए थे, तो इनमें ऐसे-ऐसे काम हुए हैं कि जैसे मेरा नाम शोभिक रॉय है, तो मेरा एक सिग्नेचर है, मगर उन्होंने ब्लॉक लेटर्स में नाम लिख के दिए थे सबका, SHOU इस तरीके से। तो उसको रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन मतलब हुआ है या उन्होंने किया है, सो वो नोटपैड, वो पेन कौन-सा यूज़ किया गया, इस तरीके का मतलब एविडेंस तथ्य के लिए इन लोगों ने मतलब मतलब ममता बनर्जी के कालीघाट के घर पे रेड किया। और दोनों तो थे नहीं, के साथ-साथ उन्होंने अभिषेक बनर्जी का कैमक स्ट्रीट में जो मतलब पूरा माला जो बिल्डिंग का जो उन्होंने ऑफिस बना के रखा था, वहाँ पे भी रेड हुई है। एंड दोनों जगह पे जो लोकल उनके जो बंदे थे, उन्होंने थोड़ा-सा रेजिस्ट करने की कोशिश किया, मगर हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस था, किसी की बात उन्होंने नहीं सुना और वो मतलब एंटर हो गए। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद तथ्य क्या बाहर आया है, ये अभी तक मीडिया में खुलासा हुआ नहीं है, बट एविडेंस मिला है उनको। जो मतलब मुद्दे की बात ये है, जो कहने वाली बात ये है, जो एक बहुत बड़ा मतलब इश्यू था कि ममता बनर्जी कालीघाट रहती है, उनका घर है। कालीघाट का एरिया ऐसा है सर, वो जिस मतलब लेन में रहती थी और वो एरिया में वो करीबन एक क्या बोलूँ मैं, एक सिक्योरिटी ज़ोन बन चुका था। मतलब जैसे मैं भी मतलब एक बार गया था, तो कई 2-3 गलियाँ छोड़ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी गाड़ी रोक दी। बोले नहीं आप जा नहीं सकते हो। तो इस तरीके का एक फोर्ट्रेस, एक किला बना के रखी थी वहाँ पे, वो तो पहले ही हट गया। और इसको भेद के जो उनके घर तक मतलब ये 1 डेढ़ महीना पहले भी किसी को आप बोलते तो मतलब अनइमेजिनेबल था कि मतलब पुलिस या सेंट्रल फोर्सेस उनके घर तक पहुँचेगी। और घर तक पहुँच भी तो मतलब ये घर तक पहुँच भी गई और उन्होंने बाकी सारे जो मटेरियल्स है वो लेके वो वापस अपने सीआईडी के हेड ऑफिस में पहुँच गए। और ये इन द मीनवाइल दोनों ये जो 7-8 जने हैं शायद टोटल, जो अभी भी ममता का गुट जो है, ममता का जो टीएमसी है,
उसमें जो भी बचे हुए 2-3 जनों ने लाइक कल्याण बनर्जी और इन्होंने थोड़ा-सा बोलने की कोशिश किया कि नहीं-नहीं देखिए वो नहीं थे, इस टाइम पे आए हैं, ये वो करके। मगर मेजरली कोई रेजिस्टेंस कहीं पे भी नहीं हुआ। आज सुनने में आ रहा है कि उन लोग आ गए हैं या आने वाले हैं। सो फर्दर ऑन एक्शंस होगा। अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये जाल तो मतलब खिसकता मतलब पूरा मतलब अराउंड हिम ये मतलब न्यूज़ उसका पूरा दिख रहा है बिकॉज़ इट्स अ बिग फ्रॉड जो इनके ऑफिस से इनके अंडर हुआ है कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि का सिग्नेचर फॉर्ज करके आपने स्पीकर को भेजा था। तो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। हाँ बिल्कुल, देखो शोविक एक और बात आती है यहाँ पे कि शोविक बनर्जी जो आपका अभिषेक बनर्जी इसका तो जेल जाना पक्का है क्योंकि इनके खिलाफ बहुत से चार्जेस हैं। और देखा जाए जो भी अभिषेक बनर्जी कर रहे थे ममता बनर्जी के अप्रूवल से कर रहे थे और ममता बनर्जी का पूरा बिल्कुल। हाथ है इसके अंदर। लेकिन मेन इश्यू एक क्या आता है कि देश की सुरक्षा का, और मेन दूसरा इश्यू आता है कि इस टाइम पे जो आपके सीएम है शुभेंदु अधिकारी, वो बोल्डली एक्शन ले रहे हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल, मैं मोदी का बच्चा हूं, यानी कि मैं बिल्कुल। देश की सेवा करूंगा और देश के ऊपर जो भी होगा मैं उस पर काम करूंगा। और इस पे आप लोकल लोगों का क्या रिएक्शन है, यहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहा है जो रेड हुई अमृतपाल जी के घर के ऊपर? सर लोकल रिएक्शंस तो मतलब दे आर वेरी वेरी हैप्पी। मतलब बहुत खुश है। आपको दिख ही रहे होंगे जो बता रहे जो वीडियोस आ रहे एक-एक नेता काउंसलर जो पकड़े जा रहे हैं। सर यहाँ पे तो एक बात चल रही है अभी कि अंडा थेरेपी चल रहा है क्योंकि एग थेरेपी बहुत मतलब चल रही है अभी। कोई भी नेता हो किसी भी लेवल पे हो मतलब वो जैसे पकड़ा जा रहा है। मदन मित्रा जैसे सीनियर बंदा के एक हियरिंग के लिए कहीं पे आया हुआ था। सर वो बहुत सीनियर लीडर है, तो उसके ऊपर भी अंडे मारे गए। ठीक है ना कि भाई साहब को ऐसे मतलब पुलिस सिक्योरिटी के साथ मतलब गाड़ी के अंदर डाला गया। शौकत मोल्ला पकड़ा गया जो एक बहुत बड़ा नामी मतलब गुंडा था मतलब इसमें भांगौर में। और फिर जहांगीर खान का हमें पता ही है बहुत स्टाइल मारा था कि हम तो पुष्पा है, हम पे झुकेगा नहीं। तो आज तो झुक भी गया, भागने की कोशिश कर रहा था नेपाल के बॉर्डर में, पकड़ा गया और उसको कल कोर्ट में हाजिरी भी हुआ है। ये तो सब मतलब मतलब गंदे तरीके से जाएंगे बिकॉज इनके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। और खुले में जो जिस तरीके के वायलेंस किया इन्होंने इन लोगों ने या जिस तरीके का घपले किए इन्होंने। सब कुछ जगह पे होता है कि आदमी ना थोड़ा सा कुछ एक लॉ का डर होता है तो इसलिए कुछ छुपा के करता है। इन लोग तो खुला कर रहा है मतलब जैसे उनका मतलब पूरा बंगाल उनका राज था। मतलब उसपे किसी को डर नहीं है। कोर्ट है, पुलिस है, सीआईडी है, सीबीआई है, ईडी है, किसी का डर नहीं है मतलब इस तरीके का। तो उनके पास काफी एविडेंस है। ये पकड़े काउंसिलर्स जो है कलकत्ता, हुगली, हावड़ा मतलब यहाँ पे भी जो मतलब ये तो मतलब टूवर्ड्स द मेन सिटी है। यहाँ पे भी काउंसिलर्स को पकड़ पकड़ के मतलब 2-3 चीजें हैं मतलब अमेजिंग अमाउंट ऑफ जो रिलीफ मटेरियल्स है। सर यहाँ पे आपको पता ही है कि साइक्लोन प्रोन एरिया है। तो वो जो सुंदरबन और ये वो एरियाज में साइक्लोन का मतलब है। तो काफी रिलीफ मटेरियल आया था। हम लोगों ने भी बांटा है रिलीफ मटेरियल, आपको पता ही है, मैंने वीडियोस आपको भेजे थे। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हर एक काउंसलरों के घर में सर सारे वो रिलीफ मटेरियल मिल रहे हैं वहाँ पे। किसी के घर में मतलब आपको क्या बोलते हैं बंडल बंडल पैसे मिल रहे हैं। किसी के मतलब कलकत्ता के ऊपर किसी ने अपने ऑफिस के अंदर साला मतलब क्या बोलूँ मैं उसको मतलब एक अड्डा बना रखा है। मतलब एक ब्रोथल टाइप में बना रखा है। इस तरीके का काम तो पकड़े गए तो कौन सा सभ्य समाज कोई भी टॉलरेट क्यों करे। अब पढ़ रहे इनको सर अंडे मार रहे, कोई कोई जूते मार रहे, कोई ये कर रहा है वो करके सारे को पकड़ा जा रहा है। तो ये जो नेक्सस है कोई बोले कि ममता बनर्जी को क्योंकि ये एक जगह पे नहीं है सर। हम यूपी और बिहार के भी जब पहले हम लोग इवेल्युएट करते थे कि गुंडा राज है ये है। तो लालू के जमाने में भी कहीं ना कहीं था 90s में काफी उनका गुंडा राज चला है। मगर मेरे को पता नहीं कि ये इतना यूनिफॉर्मली था क्या क्योंकि कुछ पॉकेट्स में रहा होगा, कुछ एरियाज में रहा होगा, कुछ कोयले से उठा रहा होगा। यहाँ पे तो पूरा नेटवर्क है और ये ममता बनर्जी को पता नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। अभिषेक बनर्जी को पता नहीं है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके देखो जो नेट हाँ, वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। और उनके नेटवर्क में एक दो जगह का घटना होता तो समझ में आता कि कोई उनको बता नहीं रहा। सर ये तो ऑर्गेनाइज था नहीं बिल्कुल, पूरा देखिए नॉर्थ ममता बनर्जी बंगाल ने बड़े बोलिए। ऑर्गेनाइज तरीके, हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके बिल्कुल से काम किया। आपने थोड़ी सी लालू यादव की बात की, देखिए लालू यादव के टाइम पे ना वहां पे डेवलपमेंट की गई थी, ना सड़कें की गई बनाई गई थी। लालू यादव अपने जो जोक मारते थे उसी से उनकी गवर्नमेंट चल रही थी और वहां पे उनको चैलेंज करने के लिए कोई था नहीं। कांग्रेस डाउनवर्ड बिल्कुल चल रही थी, बीजेपी ऊपर आ रही थी, उसमें टाइम लगा।
और बाद में लालू यादव को वहां से हटा दिया गया, तो उसको भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात करें, आपने कहा कि ममता बनर्जी को किसी का डर नहीं था, क्योंकि इनके जितने भी लोग थे उनको उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी हारेगी। ममता बनर्जी बिल्कुल। का हारने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इवन सीआईए फेल हो गई। देखिए, सीआईए पहले फेल हुई थी 2014 में, जब पीएम मोदी जीते थे, और उस टाइम पे सीआईए ने, जो यूएस ने, उनका जो यहाँ पे एम्बेसडर है दिल्ली के अंदर, उसको वापस बुला लिया कि आपने हमें असेसमेंट ठीक नहीं दी। फिर जब 2013 का, जब 2024 के जो पिछले साल जो इलेक्शन हुए 2024 में, वहां पे भी सीआईए फेल हो गई। वो मोदी को हटाना चाह रही थी, लेकिन इस टाइम पे तो सीआईए टोटल एक्सपोज हो गई, क्योंकि उनके जो मार्को रूबियो थे, फॉरेन सेक्रेटरी, वो आए थे ममता बनर्जी से मिलने, लेकिन, और ये पहले से प्लान किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी हार गई। और अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो देश टूट जाता, देश बर्बाद होता। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी एक यूएस की हाई लेवल डेलीगेशन पहुंची थी, और यूएस ने पहले ही उनके कंट्रोल कर लिया था बांग्लादेश के ऊपर, उनके चिटागोंग पोर्ट पे। तो यहाँ पे तो पूरी सीआईए की प्लानिंग थी तोड़ने की देश को, और ममता बनर्जी उनके साथ भी हुई थी। वैसे भी जब ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, तो बांग्लादेश के अंदर कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश के अंदर आ जाओ, हम आपको यहाँ पे पीएम बना देंगे। ममता बनर्जी पीएम बनना चाहती थी, अभिषेक बनर्जी भी पीएम बनना चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे। लेकिन ये जिस तरीके से काम कर रहे थे, और यहाँ पे जितना भी काम था, क्योंकि इनको था कि हम पावर से हटेंगे नहीं, चाहे सर लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो लेकिन जब इलेक्शन हार गए, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और इनके जो एमपी और एमएलए, वो भी इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि इनका रूल था कि देश को तोड़ने का। और यहाँ पे कोई बिल्कुल। एजेंडा था नहीं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था लूट मार का, एजेंडा था रेप का, एजेंडा था मुस्लिम को प्रमोट करने का, हिंदुओं को टारगेट करने का, और इसीलिए इनके एमपी भी चले गए। लेकिन अब मुझे बताइए कि दूसरी तरफ हम बात करते हैं जहांगीर खान की। जहांगीर खान पे नजर तो थी हमारी एजेंसीज की, और ये भी था कि हो सकता है बांग्लादेश भाग जाए, क्योंकि अपने आप को पुष्पा कहता था, और ये भी कहा था शुभेंदु अधिकारी ने, हाँ। तेरा पुष्पा तो मैं निकाल दूंगा। लेकिन कैसे हाँ चले गए ये, कैसे ये आपके चले गए नेपाल के बॉर्डर तक? सर, जहांगीर खान का तो आपको पता ही है, क्योंकि मई का मतलब 4 तारीख को रिजल्ट आया, तो ये तो रीपोलिंग के लिए गया था फलता वाला से। तो वहाँ पे 21 तारीख को इलेक्शन थे, तो इसने 2-3 दिन पहले ही ये विड्रॉ कर गया था, मगर नाम तो था ही ऑलरेडी, मतलब डला हुआ था। तो ये विड्रॉ कर गया टीएमसी के कैंडिडेट के तौर पे, क्योंकि उसको दिख गया था। देखिए, जनता को दबा के वो आज तक जीत रहा था, वहाँ पे डरा के धमका के, मतलब फिर वो वोटिंग का फ्रॉड करके, ईवीएम का फ्रॉड करके। आपको याद होगा कि ईवीएम के ऊपर बीजेपी का जो बटन था, उसके ऊपर टेप लगा हुआ था, इसी ने करवाया था। हाँ, और फिर आप सोचिए, इसने क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये टीएमसी का बटन था, तो इसके ऊपर इसने इत्र लगा के रखा था। तो बाहर बंदे खड़ा करवा के ये सबका उंगलियां सूंघ रहा था कि मतलब अगर इत्र का स्मेल है तो मतलब टीएमसी को नहीं दिया है, नहीं है तो उसको डंडे मार रहा था। इस तरीके की घटना कर रहा था। ठीक है ना? तो मतलब किस लेवल पे ये ऑपरेट करता है, किस तरीके से जीतता है, तो पता ही है। तो उसके बाद यहाँ पे बीजेपी का सरकार बन गई, फिर इलेक्शन हो गया। तो ये जब फालसा का रिपोल अनाउंस हुआ 21 तारीख को, तो ये विड्रॉ कर गया, विड्रॉ करके ये अंडरग्राउंड हो गया। तो मगर सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस और सब लगे हुए थे कि अंडरग्राउंड हुआ है, तो भी इसका मतलब वेयर अबाउट्स, और जो हमारा बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर दोनों ही टच करता है, मतलब पश्चिम बंगाल के दूसरे एरिया से, तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हमने बढ़ा दिया था। हमने जो अपना नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स है, उनको जो खबरिया है, उनको बढ़ा दिया था। सो फाइनली मतलब ये नेपाल के बॉर्डर में कोशिश कर रहा था नेपाल में चला जाए करके, तो वो वहाँ पे पकड़ा गया बाय द स्टेट एसटीएफ। और क्या बोलते हैं उससे, इसका जो है कल कोर्ट में पेशी भी हो गया। सर, इसका लिस्ट तो बहुत बड़ा है, ये उम्र कैद से पहले ये बाहर नहीं निकले। और फलता में आपको पता ही है कि जब 21 में, जब क्या बोलते हैं, मई 21 को जब इलेक्शन हुई, और जब 24 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा जी ने 2.5 लाख के आसपास शायद वोट टोटल पोल हुआ था वहां पे। सर, करीबन 1.5 लाख, 1 लाख, 1,49,000 वोट के आसपास से उन्होंने जीता है। तो आप सोचिए कि क्या एक्चुअल व्यू है और क्या चल रहा है। और ये सब, और अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल में आता है, बिकॉज वो एमपी का जो सीट है उसका, उसके अंडर ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं, जिसमें से ये फॉल्टा, फिर ये वो जो एरियाज है ये भी आते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर। तो सर, ये अभिषेक बनर्जी तो जाएगा ही जाएगा। एक बात और करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। सर, ये ममता बनर्जी के खिलाफ जो इन्होंने
ये जून महीने थे शायद 2 तारीख या 4 तारीख को जो उन्होंने अभिषेक के लिए धरना देने की कोशिश किया था। तो वहाँ पे जो उन्होंने मतलब देश की सिक्योरिटी को लेके जो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब बांग्लादेश का उस्मान हादी जो मारा गया है, उसको कौन मारा है, वो मेरे को पता है, किसने करवाया है, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरे स्टेट के एसटीएफ ने 2 आतंकवादी को पकड़ा है जो हादी को मारने के लिए इन्वॉल्व था और मेरे पास दिल्ली से कॉल आया था। तो कि ममता जी ज़रा देख लेना, दिस इज़ डायरेक्ट प्रोवोकेशन। जो लॉयर्स है वो शायद बेटर बोल पाएंगे कि ये यूएपीए के अंदर आता है कि नहीं। और इस पे मैं पर्सनली चाहता हूं कि सर हमारे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्शन ले। 2 एफआईआर इसके खिलाफ लॉन्च हुआ है। एक वकील साहिबा है सिलीगुड़ी से, उन्होंने लॉन्च किया है, रिंकी सेनगुप्ता, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर नेम इज। एंड एक आई थिंक सो हिंदू महासभा का जो यूनिट है यहाँ पे, वहाँ उनका जो मतलब चेयरपर्सन है, उन्होंने भी लॉन्च किया। एंड दे आर ऑल आस्किंग एक्शंस टू बी टेकन, क्योंकि देश का एक सिक्योरिटी, अब तो सर मैं क्या बोलूं, आपको ज्यादा पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में इज अ क्लॉजेज ऑफ सीक्रेसी, देयर आर क्लॉजेज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स कि देश के सीक्रेट आप बाहर नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। ये लेडी, हाउ कैन शी से सच थिंग्स जिससे हमारे देश के इमेज बाहर में खराब हो रहा है, जिसको लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये 2 एफआईआर है एंड आई होप एक्शंस आर टेकन। ओवर टू यू। देखो देखो शोभिक, ऐसा है, ये तो सबको पता है कि ममता बनर्जी एंटी नेशनल है। उनका एटीट्यूड सबको पता है कि एंटी हिंदू भी हैं, और ये भी सबको पता है कि देश से नफरत करती हैं, और ये भी सामने आ चुका है कि वो बांग्लादेश के जो जिहादी हैं उनके साथ मिली हुई हैं, अभिषेक बनर्जी के उनके साथ कनेक्शन है, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास पूरी खबर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ममता बनर्जी जिस टाइप से स्टेटमेंट दी, वो चाहती है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो। और देखिए, हमारी गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, और यहाँ सबको पता है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, और होम मिनिस्टर को फोन क्यों करेंगे, उनकी तो आपस में बनती नहीं थी। लेकिन दूसरी बात ये आती है सर, उनका एक चीज मैं ऐड करूं, उन्हीं का एक एमएलए जो जावेद खान है, जो अभी जो नया टीएमसी बना है स्टेट असेंबली लेवल पे, उसमें है। तो सर जैसे वो सर्कुलर आया हुआ था कि मतलब रेड रोड के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने का मतलब जो मना किया गया था, और फिर सड़क पे नमाज के पाबंदी जो लगा था, और उस बगल में, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, पता नहीं कहीं, तो उसमें तो उन्होंने खुद बोला है कि जावेद खान ने, कि जब वो नमाज के लिए रोड के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए जब बैन लगाया गया, तो वो मान गए, क्योंकि बगल में ब्रिगेड रोड था, उन्होंने वहाँ पे बेहतरीन एक फील्ड है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे अरेंज करवा दिया। तो जो मुसलमान कम्युनिटी था वो भी मान गए, वो वहाँ पे चले गए। जावेद खान जी ने खुद बोला है कि उनके पास उस टाइम पे कालीगंज से कॉल आया था कि आप मतलब वहीं पे नमाज पढ़िए, आप रेड रोड के ऊपर ही नमाज पढ़िए। मतलब वो दंगा करवाने के लिए वो चाह रहे थे। ये इनका खुद का एमएलए का मतलब स्टेटमेंट है, दंगे हो, पुलिस लाठीचार्ज हो, 5, 10, 20 बंदे मर जाए, तो इसको कुछ लिवरेज मिल जाता, इसको कुछ राजनीति करने का मौका मिलता। तो इस तरीके का काम तो ये कर चुकी थी मतलब पहले ही, और ये उनका एमएलए का स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो इन्होंने खुद बांग्लादेश और ये आदिवादी को लेकर जो बोला है, टोटल एक एंटी इंडिया बंदा था, उसको लेके ये स्टेटमेंट दिया है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट इसका टोटली एजेंडा क्या है। मतलब एक तो है कि सीआईए एजेंट है, जिहादी एजेंट है, ये तो है ही है, मगर इसके पीछे आज तक जो 15 साल से 20 साल से या जो भी इसका पॉलिटिकल करियर रहा है, इसके पीछे जो है बिल्कुल सीआईए का हाथ तो दिख ही रहा है। क्योंकि ये जब 98 में कांग्रेस छोड़ी थी, फिर क्यों छोड़ा, किसने उसको बोला छोड़ने के लिए, फिर यहाँ पे आई, फिर वो राजनीति करने लगी, लेफ्ट के खिलाफ बोलते 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 बोलते, फिर वो कैसे लेफ्ट के बंदों को लेके टीएमसी बनाई, फिर वो जो उसका मतलब जो उसका 2016, 21 इतने सारे चीजें जो किया है, ये 100% लगता है इसका एजेंडा बिल्कुल देश तोड़ने का था, बंगाल को तोड़ने का था, ग्रेटर बांग्लादेश में ले जाने का था। देखिए, बेसिक क्या था कि जो यूएस की पॉलिसी है या डीप स्टेट की पॉलिसीज हैं, वो हेट करते हैं कम्युनिस्टों को, और कम्युनिस्ट को हटाना चाहते थे। और ये दूसरा जो उनका हेट है वो है हिंदुस्तान के खिलाफ,
हिंदुस्तान को शुरू से तोड़ने की प्लान थी। सीआईए की बात कर लीजिए, पहले आपको पता होगा बहुत साल पहले 60s के अंदर इन्होंने साउथ में एजिटेशन स्टार्ट की थी, एंटी हिंदी एजिटेशन स्टार्ट की थी ताकि साउथ इंडिया से अलग हो जाए। फिर इन्होंने खलिस्तानियों को सपोर्ट किया था, यूएस की मदद से खलिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे थे। फिर वेस्ट भी इनके साथ था। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहे थे, फिर इन्होंने ममता बनर्जी को उकसाया कि आप चलिए, और ममता बनर्जी इतने साल रूल कर रही थी, वो पूरी डीप स्टेट के साथ भरोसे पे रूल कर रही थी। क्योंकि ये बात तब क्लियर हुई, अगर आम पब्लिक की बात करें, जब यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी विजिट किए इलेक्शन के बाद, पहली विजिट थी उनकी, वो गए कलकत्ता के अंदर और ममता बनर्जी से मिलना चाहते थे, लेकिन सेंटर ने शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुला लिया। और जिस तरीके से सेंटर ने फॉरेन सेक्रेटरी को ट्रीट किया, और उनके जाने के बाद उनका, जब मैं गया था तो मुझे रिसीव करने के लिए इंस्पेक्टर आया था, जब मैं वापस आया तो मुझे छोड़ने के लिए एक सब इंस्पेक्टर आया। मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, जब एयरपोर्ट से आज वापस आ रहे थे, कोई भी वहां पे हमारे लीडर खड़ा नहीं था। जब जयपुर गए तब भी उनको अटेंड नहीं किया गया, जब ये यूपी के अंदर ताजमहल देखने गए तब भी किसने अटेंड नहीं किया। लेकिन एक और बात मैं यहाँ कहूंगा कि जब जहांगीर खान ये भागा, जब नेपाल के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले उसने अपने कॉन्फिडेंट दोस्त को फोन किया, और उसी से उसका पता चला कि नेपाल के बॉर्डर के पास है। हमारी एजेंसी पहले तैयार थी, तो डायरेक्टली उनको ऑर्डर दे दिया गया कि आप जाइए, उसको अरेस्ट कर लिए फलानी फलाई जगह के अंदर। यानी कि एक आदमी थोड़ी सी गलती करता है तो उसको वहीं पकड़ लिया जाता है, तो तब ये पकड़ा गया। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि बहुत से जो लोग जो नेपाल भाग जाते हैं, नेपाल से भी उनको लाया जाता है। मैं तो नेपाल के अंदर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि जो एंटी इंडिया लोग होते हैं उनको कैसे वहां से लाया जाता है, कैसे हम ला सकते हैं, हमारे ऑपरेशन चलते हैं उनको। फिर आपको ये भी याद होगा जो आपने पिक्चर देखी थी, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखी थी पिक्चर जो आपकी ये थी, जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान को एक्सपोज किया, धुरंधर 2 के अंदर, हाँ, वो भी दिखाया गया कि धुरंधर 2 के अंदर एक आदमी जो अंसारी नाम का आदमी था, जो फेक करेंसी में डील करता था, उसको मारा था बहुत साल पहले। तो अगर ये नेपाल भागता, वहां से भी इनको निकाल सकते, थोड़ी दिक्कत होती है हमको, लेकिन वहां से निकालने का पूरा अरेंजमेंट है। अब इसको निकाल सकते थे, हमारी एजेंसी में इतना दम है कि वो नेपाल में जो छुप के जाते हैं, जो उल्टे काम करते हैं, उनको वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन इनके पास शायद कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक और बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि जहांगीर खान बांग्लादेश क्यों नहीं गए? सर, क्योंकि उनको, मेरा जो मतलब थॉट फ्रेम है वो ये है कि अभी बांग्लादेश बॉर्डर जो है इंडिया की तरफ से हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, ठीक है ना। मतलब चाहे वो नॉर्थ बंगाल साइड में हो या फिर सुंदरबन साइड में हो, तो मतलब देयर इज हेवी पेट्रोलिंग, हेवी ड्यूटी। आपको पता ही है कि वो रिफ्यूजी का एक एक्सचेंज प्रोग्राम तो चल ही रहा है, मतलब जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं करीमगंज साइड में, राइट। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का फेंसिंग भी चल रही है नॉर्थ बंगाल साइड में, बहुत सारे एरियाज में। सो ये जो चीज है, इसको ये दिख गया था कि यहाँ से इसको निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि और एक नामी गुंडा जो है, जो मतलब शौकत मोल्ला है, जो एक बार फेमस हुआ था, वो जो माच चोर वाला गाने से, जो आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले बहुत चला था। तो ये बंदा बांग्लादेश बॉर्डर पे पकड़ा गया, तो शायद क्योंकि ये जहांगीर उसके बाद पकड़ा गया, तो ये इसको वैसे ही हिंट लग गया था कि बांग्लादेश से मैं घुसने की कोशिश करूंगा तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि हर एक चप्पा चप्पा पे, और प्लस लोकल आम जनता भी है सर, जो आज के डेट में काफी बॉर्डर एरियाज में तो मैं गया हूँ सर, एक टाइम पे वो बहुत दबे हुए रहते थे, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे। सरकार उनके साथ नहीं था, पुलिस उनके, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, सरकार उनके साथ नहीं था, पुलिस उनके साथ नहीं थी, और उस पार से बंदे ऐसे रैंडमली आए जाए, किसी के हाथ में कोई तमंचा था, कोई ये था, कोई गन था, कोई उनका बकरा चोरी करके ले जाता था, गाय चोरी करके ले जाता था। तो एक मतलब वो एक टेंशन में उन लोग रहते थे। तो आज के डेट में क्या है कि थोड़ा सा सपोर्ट जो उनको मिल रहा है, वो भी आके बता रहे हैं। तो एक जगह पे मैंने वीडियो देखा कि कुछ बांग्लादेशी से घुसपैठी आए थे, तो गाँव के जो कमेटी है, उन्होंने वो 2 को पकड़ के थाने में लेके चले गए। तो मतलब ये जो अवेयरनेस है, मतलब ये जो भरोसा के साथ, जो आदमी का भी क्या होता है, हर आदमी के अंदर एक एक होता है कि कुछ अच्छा काम करूं मैं, मतलब कुछ एक जो गलत हो रही है उसके खिलाफ बोलूं, मगर अगर आप कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दोगे तो आदमी कैसे करेगा। तो आज उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, तो वो भी पकड़ रहे। तो ये जहांगीर को पता था मैं बांग्लादेश बॉर्डर मेरे लिए आसान नहीं होगा, तो ये दूसरा रूट सिक्किम और दार्जिलिंग साइड से कोशिश किया था कि मैं नेपाल में कहीं तक घुस जाऊँ, तो वहां से वो पकड़ा है। और आज आपने वीडियो बनाई है सर, वो नेपाल के बारे में आप बोल सकते हो कि सर ये आज का नेपाल, और आप जब बात कर रहे थे जिस टाइम पे आप थे वहाँ पे, जो हमारा एक मैत्री वाला रिलेशनशिप था, एक बहुत मतलब
एक नेपाल तो मतलब एक टाइम पे हिंदू किंगडम था, वो दुनिया में शायद एक ही ऐसा देश था। आज ये बालन शाह के अंदर जो है या वामपंथियों के अंदर जो नेपाल का मतलब काफी हद तक बर्बादी जो हुआ है, आज भी हम क्या वैसे रिट्रीव कर सकते हैं आसानी से? हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पहले जैसा चल सकता है सर? नहीं शोभिक, हम ऑफिशियली भी कर सकते हैं और अनऑफिशियली भी। हमने अनऑफिशियली भी अच्छा। कुछ लोगों को वहां से निकाला है, ऑफिशियली भी निकाला है, क्योंकि हमारी ट्रीटी है एक दूसरे के साथ। और अगर बालन हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सारा उनके लिए जो ओपनिंग है वो सिर्फ इंडिया की तरफ से है। हमने उनको ओपनिंग दिया, हमारी जो रिक्वायरमेंट है या जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उनको 2 ओपनिंग देनी है, वो दे रखी है हमने। आपको याद होगा, इवन जब राजीव गांधी था उसने सामान भेजना बंद कर दिया था। और इवन चाइना से तो सामान आ नहीं सकता, फिर चाइना की जो एरिया है वहां पे डेवलपमेंट नहीं है इस टाइप की। और सारा जो सामान आता है इंडिया से आता है। 1 करोड़ नेपाली इंडिया के अंदर रहते हैं। हम नेपाल की गर्दन बटोर सकते हैं जब भी चाहे, अगर नेपाल हमसे कोई हरकत करता है, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हम नहीं करते। लेकिन हम ऑफिशियली और अनऑफिशियली ये सारे काम कर सकते हैं, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रिलेशन हो ना हो, लेकिन हम काम कर सकते हैं। हमारी एजेंसीज के अंदर स्ट्रेंथ है, हमारी एजेंसीज को इस टाइप पे पूरी सपोर्ट है गवर्नमेंट की। मैंने आपसे स्पेशली जो एक केस पूछा था इसका, जो ये आपका मुस्लिम जो था जहांगीर खान को, इसलिए पूछा था, मुझे तो पता था कि उसको पता है कि वहां पे नहीं जा सकता, बांग्लादेश के बॉर्डर पे पूरा इस टाइम पे हमारी एजेंसी रेडी है। वहां पे बहुत जो बॉर्डर हमारा बहुत ज्यादा लगता है बांग्लादेश के साथ। लेकिन नेपाल, इसको उम्मीद थी कि नेपाल के ऊपर इतनी सख्ती नहीं होगी तो वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन वहां पे मेरी फोर्सेस खड़ी थी। लेकिन मेन रीजन था कि जब आदमी गलती करता था पकड़ा जाता है, और इसने गलती करके अपने दोस्त को फोन कर दिया। अगर नेपाल जाने के बाद भी ऐसी गलती करता तो उसको वहां से उठा ले जाते थे। मैं आपको बता सकता हूँ कि नेपाल के अंदर जब मैं पोस्टेड था वहां पे, तो वहां पे जो कुछ टेररिस्ट छुपे होते थे उनको ढूंढते थे हम। उनको ढूंढने के बाद जब इन्फॉर्मेशन भेजी जाती दिल्ली के अंदर, तो उनको उठा लिया जाता था बगैर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए। उनकी पुलिस हमें सपोर्ट करती थी क्योंकि उनको हमारी जरूरत पड़ती है। तो हमें कोई मुश्किल नहीं है नेपाल से किसी को उठाने के ऊपर। और आपको ये भी कहते हैं, जैसे आपने धुरंधर पिक्चर के अंदर देखा होगा, जैसे उसके अंदर कहा एक अंसारी का नाम लिया कि अंसारी को वहां पे रॉ ने मारा था, और ये भी पिक्चर के अंदर दिखाया गया। और ये भी मैं बता दूं आपको, 2010 में एक अंसारी नाम के आदमी को मारा गया था नेपाल के अंदर, 2011 में मारा गया था, फिर एक और आदमी को मारा गया था 2023 में। तो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन हम काम करने की कोशिश करते हैं लीगली। अगर लीगल नहीं तो दूसरे तरीके भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास तरीके होते हैं बाजू में रोडने का। जैसे हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी सीधी सीधी तो क्वेश्चन पूछती हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करते हैं तो आदमी सब कुछ उगल देता है। लेकिन चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ी बात हुई है कि पहले कि ममता बनर्जी घर पे रेड हुई है, और अभिषेक बनर्जी भी को पकड़ा जाएगा। जहांगीर खान कब्जे में आ चुका है, जो अगला नंबर लगेगा जहांगीर खान का, फिर उसके ममता बनर्जी के ऊपर भी जो पूरी गवर्नमेंट का जो रस्सा है वो कस दिया जाएगा। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे? सर नहीं, बिल्कुल आपने तो पूरा समाप्त कर ही दिया है। हम बहुत खुश है कि मतलब ये जो एक्शन हो रहे हैं अभी भी शुभेंदु अधिकारी जी के लीडरशिप के अंडर, कोलकाता पुलिस जो एक्शन ले रही है, सीआईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए ये सारी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, अमित शाह जी के सपोर्ट और पूरा टीम का सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता था। जिस लेवल पे बंगाल का या पॉलिटिक्स बोलिए, देशद्रोह बोलिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज गिरा हुआ था, उसके खिलाफ जो जिस स्पीड से एक्शन लिया जा रहा है, सर आम जनता बहुत खुश है। जो सारे तोलाबाज वाले पकड़े जा रहे, सब खुश है सर। कोई भी मेरे सॉरी नहीं ठीक, आप बिल्कुल ठीक। देखो मैं आपको एक बता दूं, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ शुभेंदु अधिकारी से, उनका कॉन्फिडेंस देख करके। और दूसरी बात है कि जहां पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट टोटली कमिटमेंट थी उसकी 50 साल से, पहले कम्युनिस्टों के साथ फिर ममता बनर्जी के साथ, कैसे एकदम शुभेंदु अधिकारी ने उनको अपनी तरफ खींच लिया, कैसे उनको एफिशिएंट बना दिया। एक इनएफिशिएंट जो आप कहिए वहां पे जो पुलिस थी या सीआईडी थी, वो आज एफिशिएंट हो गई। बिल्कुल हाइपर एफिशिएंट सर, मतलब बहुत एफिशिएंट। मतलब ऐसा तो मतलब मैंने मतलब मेरे इतने साल हो गए यहाँ पे, मतलब मैंने कभी नहीं देखा है। एंड मतलब एक्टिंग मतलब क्या होता है ना कि काम में दिख रहा है अभी कि काफी होमवर्क किया हुआ है, काफी मतलब आइडिया है, पहले से फोकस है कि क्या चीजें हो सकती है। देखिए सुबह नहीं शोभिक, आइडिया नहीं है, ही इज फर्म, उसको पता मुझे क्या करना है, he knows। नहीं मैं पुलिस का बोल रहा था, मैं पुलिस का बोल रहा था कि मतलब उन्होंने काफी होमवर्क किया हुआ है। शुभेंदु दा ने पूरा जिस तो मतलब वो जो, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल नेता है सर, वो ग्राउंड में रह के इतने दिन, तो कोई एक इंफॉर्मेशन आज मैं आप या कोई भी हम बात करें जो शुभेंदु दा को पता नहीं होगा, ये नहीं हो सकता।
उनको हमसे ज्यादा पता है, 10 टाइम्स पता हो, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ही हैज बीन इन दिस पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही नोस कि कहाँ पे हिट करना पड़ेगा, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे इंटरनेशनल एक्टिविटीज हो रहे हैं। सर वो आज के डेट में ऐसा न्यूज आ रहा है कि सर वो जो हमारा इतने जो सारे थे जो हमारे देशद्रोही वाले बंदे थे जो चिकन नेक करते थे, सर मैंने सुना है कि ऑलरेडी इट हैज बिकम लाइक अ इम्पेनिट्रेबल फोर्ट बन चुका है वो, कि मतलब with the security measures, with मतलब special squadrons also being flown in there and planned there, तो वो मतलब एक ऐसा जाल बन चुका है कि मतलब कोई मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कि किसी का भी फोर्स, दुनिया का कोई सा भी ताकत हो कि उस एरिया में आए। देखो शोविक, आपको मैं थोड़ा सा चिकन नेक के बारे में बता दूं। एक्चुअली क्या था, चिकन नेक के पे हमारी काफी फोर्सेस खड़ी थी वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया है, चाइना से भी इसको अटैक किया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ कंपनीज डिप्लॉय की थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और आर्मी की, और साथ में पूरी फेंसिंग करनी शुरू कर दी। 12 फीट लंबी फेंसिंग है यहाँ पे, जहाँ पे कैमरास लगाने का काम चल रहा है, और पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया। और बहुत से जो लोग बैठे थे इंडिया, क्योंकि ये सारा जब यहाँ पे 7 जो कॉरिडोर है वो दे दी इस सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये चिकन नेक पूरा कंट्रोल में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इन्होंने वहां पे पूरी तैयारी कर ली है। एक तो अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई जाएगी वहां पे 40 किलोमीटर लंबी, जो चिकन नेक के नीचे से निकलेगी, ताकि यहाँ पे सप्लाई लाइन चालू रहे अगर कोई हमारा चाइना से भी अटैक होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि इस पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली काम किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 60,000 फौज और एडिशनल फोर्स की थी, और इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है मिलिट्री जोन के अंदर। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जब आर्मी आएगी तो बाकी लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और जो भी इस्लामिस्ट बैठे थे या मुस्लिम बैठे थे जो बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं, उनको पहले निकालना शुरू कर दिया है, और जो बाकी है उनको कहा खाली करो, जाओ शिफ्ट करो कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे ताकि चिकन नेक को प्रोटेक्ट किया जाए, और जिस तरीके से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस ने टारगेट किया था चिकन नेक को, गवर्नमेंट उससे पहले ही काम कर रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद पूरे के पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया है, पूरा दे दिया आर्मी को कि आर्मी को कंट्रोल करो, और जितने भी यहाँ पे इस्लामिस्ट बैठे थे उनको निकाल दिया गया। चलो हम प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।